हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर। तो आज ये पढ़ेंगे कि क्या इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर में ग्रुप्स में डिफरेंसेस आता है। ग्रुप्स का कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या कास्ट की वजह से या माइनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप्स की वजह से या कल्चर की वजह से कोई भी ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हों तो क्या उनके स्कोर में कोई फ़र्क आता है बिकॉज वो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये बोल रहे हैं कि एविडेंस फॉर द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर का भी रोल है, इसका एविडेंस मिला है। तो यहाँ पे कुछ एविडेंस है जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं तो जो लोग अलग अलग एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं या अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके स्कोर में फ़र्क देखा गया है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा कहना है या ऐसा माना जाता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं सिर्फ मिडिल क्लास वाइट पर्सन के बेस पे, क्योंकि ये वेस्टर्न टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसीलिए वाइट पर्सन की बात यहाँ हो रही है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक और वाइट का माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप होता है। तो ये कहा जाता है कि जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो वाइट जो वहाँ पे मिडिल क्लास है उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप माइनॉरिटी ग्रुप का इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसका स्कोर उसमें ख़राब आएगा। इसका मतलब कहने का जो टेस्ट है वो कल्चर बायस है, मतलब उन्होंने एक ही कल्चर को ध्यान में रखते हुए वो टेस्ट बनाए हुए हैं। तो उसमें सिर्फ वही बच्चे अच्छा कर पाएंगे जो उस कल्चर के हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास के वाइट जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, जो अमेरिकन हैं या जो भी वाइट का मतलब या वेस्टर्न हो गया, तो जो भी उनके बच्चे हैं वो ही अच्छा कर पाएंगे क्योंकि ये उन्हीं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बनाए हैं। तो इनको ऐसे टेस्ट को हम कल्चर बायस टेस्ट कहते हैं। बायस होना मतलब एक की तरफ होना, मतलब ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं की इंटेलिजेंस अच्छे से देख सकते हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के हैं। लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट का तो बायस होना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि फ्यूचर में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी होगी, लेकिन अगर वो बायस है तो फिर तो उनको यूज़ ही नहीं करा जा सकता। तो बायसनेस को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया था, कल्चर फेयर टेस्ट बनाए थे। कल्चर फेयर टेस्ट कौन से होते हैं? जिसमें कल्चर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी एथनिक या रेशियल बैकग्राउंड के हो, चाहे किसी भी माइनॉरिटी के ग्रुप के हो, आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आप लिटरेट हो इलिटरेट हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसमें क्या होता है कि आपको वो पिक्चर्स मैच करनी होती हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको पिक्चर्स देख के मैच करनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से ग्रुप से हो, आप कौन से कल्चर से हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। तो मिसिंग पार्ट होता है, उसको पैटर्न में पुट करना होता है। तो ये इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये कल्चर फेयर टेस्ट में आते हैं। इसमें कोई भी कल्चर का हो वो ये टेस्ट आराम से कर सकता है। Because the Raven test and ones like it focus primarily on the fluid intelligence, it are basic abilities to form concept, reason, identify similarity. These tests seem likely to be subject to culture bias rather than other kinds of intelligence test. तो ये वाले जो टेस्ट हैं जैसे कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, इसमें क्या है आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? कॉन्सेप्ट को समझ पाना, रीजनिंग पावर, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझ पाना, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस हो गई। Additional evidence for the role of environmental factor in the group difference in test performance has been divided by Flynn. अब फ्लिन क्या बोलते हैं? ये भी बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का जो रोल है उसके और भी एविडेंसेस हैं, और इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज की बात करी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है? Indirect evidence is the evidence from the research in which efforts are made to equate environmental factors for all test takers. जैसे अब जो टेस्ट देने आ रहे हैं हम उनको सेम एनवायरनमेंट से लेकर आए, जैसे सारे के सारे सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हों, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर कोई सिमिलर बैकग्राउंड से है तो क्या उनके स्कोर में कोई फ़र्क आता है। The result of such studies are mixed. Some suggest that gap between minority groups and whites is reduced by such procedures.
Other studies indicate that between group differences still remain. तो इस तरीके से जब ये कोशिश करी गई कि सबको सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस से लाया जाए, तो ये उसमें ये रिजल्ट ने क्या दिखाया कि रिजल्ट जो थे वो मिक्स आ रहे थे। माइनॉरिटी ग्रुप और वाइट्स के बीच में कहीं तो गैप बहुत कम नज़र आ रहा था और कहीं पे बहुत ज़्यादा भी दिख रहा था। तो इनडायरेक्ट दीज फाइंडिंग्स जो थी, ये वाली जो फाइंडिंग्स थी, ये क्या सजेस्ट करती है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ग्रुप डिफरेंस इन आई स्कोर्स, अदर फैक्टर्स और मे ऑल्सो प्ले सम रोल। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर सबके बराबर कर दें तो सबके आईक्यू स्कोर भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अलावा भी और भी कोई फैक्टर है जो लोगों के आईक्यू स्कोर में डिफरेंस होने का रीज़न है। क्योंकि अगर आपने सबको सेम बैकग्राउंड से लेके आए हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो वाइट हो, अगर आप सेम बैकग्राउंड से लेकर आए हो तब भी उनके आईक्यू स्कोर में फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब और भी कोई और भी फैक्टर है जो आईक्यू को अलग अलग कर देता है। फिर आता है डायरेक्ट एविडेंस for environmental factor involves actual life change that may take many minority person out of the disadvantaged environment. अब डायरेक्ट एविडेंस जो प्रूव करता है कि अगर डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट से निकाल के रख दिया जाए माइनॉरिटी ग्रुप्स को तो वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल भी दूसरे ग्रुप्स के सिमिलर ही आता है। जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं फ्लिन के वर्ल्ड वॉर 2 में जो अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स थे, उनकी जो बच्चे थे जो वाइट मदर्स के साथ रहते थे, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलमोस्ट वाइट चिल्ड्रन के जैसा ही था, तो उनकी जो आईक्यू स्कोर थे उनमें भी डिफरेंसेस बहुत कम थे। कहने का मतलब ये है कि इवन अगर वो माइनॉरिटी ग्रुप को भी बिलोंग कर रहे थे तो भी अगर वो इकोनॉमिक स्टेटस उनका इक्वल था जहाँ वो पले बड़े थे तो उनका आईक्यू स्कोर में भी उस चीज़ का फ़र्क आ गया। तो एनवायरनमेंट का जो डिफरेंस है वो आईक्यू स्कोर्स में डायरेक्टली नज़र आ रहा था, इसलिए इसको डायरेक्ट एविडेंस बोला गया है। ग्रुप डिफरेंस IQ scores, is there any evidence for the role of genetic factors? अब जैसे एनवायरमेंटल के फैक्टर्स की बात हो रही थी कि एनवायरमेंटल चेंज फैक्टर चेंज होने से IQ स्कोर्स में फ़र्क आता है, तो क्या जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें? तो इसमें एक तो ये बोल रहे हैं कि the suggestion that group difference in intelligence stem largely from genetic factors. In 1994, this issue was brought into sharp focus by publication of highly controversial book entitled The Bell Curve. तो ये चीज़ जो थी एक बार दोबारा फोकस में आई थी 1994 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी बेल कर्व, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे। तो इसमें हर्नस्टीन एंड मुरे ने दे वॉइस्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर जेनेटिक हाइपोथेसिस। जेनेटिक हाइपोथेसिस क्या है? द व्यू दैट ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस आर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। कहने का सिंपल मतलब है जेनेटिक हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि जेनेटिक फैक्टर्स के फ़र्क की वजह से आईक्यू स्कोर में भी फ़र्क आ जाता है। For instance, there are several converging sources of evidence for a genetic factor in cognitive ethnic differences. तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका और जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनमें जेनेटिक फैक्टर्स की डिफरेंस की वजह से उनके आईक्यू स्कोर में भी हमें फ़र्क नज़र आता है। ये चीज़ के काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं। As you can imagine, these suggestions have challenged vigorously by many psychologists. The critics argued that much of the reasoning in the bell curve was flawed and that the book overlooked many important findings. अब जो बुक थी बेल कर्व उसमें क्या था? उसमें ये बताया हुआ था कि ये कहा गया था कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से आईक्यू स्कोर्स में फ़र्क आ जाता है। मतलब उस बुक में जेनेटिक फैक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि जेनेटिकली इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है। बट बाकी साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे हैं जैसे स्टर्नबर्ग हो गए, ये सब इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो बुक है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उसमें ओवरलुक कर दिया था। Perhaps the harshest criticism of the book centered on its contention that because individual differences in intelligence are strongly influenced by genetic factors, group differences are too. कहने का मतलब ये है कि उस बुक में एक चीज़ लिखी थी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से वो ग्रुप में भी नज़र आते हैं, जिसको मतलब क्रिटिसाइज़ किया था सबने।
Several researchers took strong exception to this logic. इसको मतलब बहुत सारे रिसर्चर ने ये बोला था कि ये लॉजिक जो है वो बिल्कुल गलत है. They contended that this reasoning would be accurate only if the environment of the various group stemmed in at least in part from the genetic factors. In reality, however, the environment in which the members of various ethnic group exist are not identical. तो ये कह रहे हैं कि हम तभी ऐसा कह सकते हैं कि जीन्स का रोल है सिर्फ. क्यों? अगर आप एनवायरनमेंट सबका इक्वल कर लो और तब भी किसी के आईक्यू स्कोर में फ़र्क आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ जीन्स की वजह से है. लेकिन जब उनके एनवायरनमेंट में भी इतना फ़र्क है तो आप 100% रोल जीन्स का तो नहीं बोल सकते. तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम करना पड़ेगा. तब अगर आईक्यू स्कोर में फ़र्क आता है तो आप बोल सकते हो कि जब एनवायरनमेंट सेम था फिर भी फ़र्क आ रहा है तो वो जीन्स की वजह से होगा. लेकिन क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबका सिमिलर एनवायरनमेंट हो, सेम हो, तो इसीलिए हम 100% जीन्स के ऊपर ये चीज़ नहीं डाल सकते. इसको इन्होंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया कि कोई फार्मर है, अगर वो सेम टाइप का सीड दो अलग अलग जगह प्लांट करता है और दोनों डिफरेंट फील्ड्स में वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग टाइप की जो है उसमें वो जो डाल देता है फॉडर वगैरह, तो उसमें क्या होगा कि दोनों प्लांट्स बहुत अलग अलग जो ग्रो होंगे, जबकि उनका जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल है, दोनों सेम सीड से बड़े हुए हैं. लेकिन क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी में चेंजेस होंगे, न्यूट्रिशन में चेंजेस होंगे, उस वजह से दोनों प्लांट्स की ग्रोथ भी अलग अलग नजर आएगी. तो कहने का मतलब यहाँ पे वही आ जाता है कि ग्रुप डिफरेंसेस जो हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, जीन्स दोनों का ही रोल आ जाता है उसमें. अब ये जेंडर डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस में जेंडर डिफरेंस क्यों है. क्या मेल और फीमेल के इंटेलिजेंस या आईक्यू स्कोर में डिफरेंसेस आते हैं, क्या ये जेंडर की वजह से हैं? तो जेंडर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे. यहाँ इन्होंने आपको ये वो प्लांट वाला एग्जांपल समझाया हुआ है. वेरिएशंस विद इन ईच फील्ड आर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स. अब जैसे कि एक ही सीड को दो अलग अलग जगह प्लांट कर दिया, एक जगह पुअर सॉइल है, एक जगह गुड सॉइल है. ऑल प्लांट्स ग्रो पुअरली बट सम ग्रो बेटर देन अदर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे. यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स अच्छे होंगे, कुछ तो खराब निकलेंगे ही. ये दोनों जो डिफरेंस हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दोनों के एनवायरनमेंट में फ़र्क है. लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हैं. तो ये प्लांट का एग्जाम्पल आपको देके समझाया हुआ है. हम बात कर रहे थे मेल्स और फीमेल्स के जेंडर डिफरेंस के बारे में. So females tend to score higher than males with respect to verbal abilities. जो फीमेल्स हैं वो वर्बल एबिलिटीज़ में ज़्यादा हाई स्कोर करती हैं, जैसे कि सिनोनिम्स वगैरह बताना, वर्बल फ्लुएंसी. फीमेल्स ऑल्सो स्कोर हायर देन मेल्स ऑन कॉलेज अचीवमेंट टेस्ट. कॉलेज अचीवमेंट टेस्ट जिसमें लिटरेचर, स्पेलिंग, राइटिंग आ जाती है, उसमें भी फीमेल ज़्यादा बेटर करती हैं. सच डिफरेंसेस आर रिलेटिवली स्मॉल एंड सीम टू बी डिक्रीजिंग. अब धीरे धीरे ये डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. इन कॉन्ट्रास्ट मेल टेंड टू स्कोर समवट हायर देन फीमेल्स ऑन विजुअल स्पेशल टास्क. जो मेल्स हैं वो विजुअल और स्पेशल टास्क में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लेते हैं. यू मे बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सच डिफरेंसेस फॉर योर सेल्फ बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, जैसे इन्होंने इस टेबल के बारे में बात करी हुई है. Which figure on the right show the figure on the left in a different position. तो जैसे ये वाली फिगर है, ये इसमें से कौन सी वाली है, ये किससे मैच हो रही है चारों में से. मेल्स टेंड टू स्कोर स्लाइटली हायर देन फीमेल्स. इसमें क्या है, मेल्स का स्कोर ज़्यादा बेटर आता है फीमेल्स में. तो ये विजुअल स्पेशल टास्क है जो इसमें देखा गया है कि मेल्स का जो आईक्यू स्कोर है वो ज़्यादा बेटर आता है फीमेल से. However, gender differences in performing visual spatial tasks are far smaller than gender stereotypes. If you do observe any differences, it is likely to be small one. तो आप जो है धीरे धीरे ये डिफरेंस भी कम होते जा रहे हैं. Additional findings suggest that other subtle differences may exist between males and females with respect to various aspects of intelligence. For example, the researcher asked female and male participants to perform various tasks in a small office. In one condition, participants were told to try to remember the location of various objects.
तो जैसे इन्होंने एक बार एक स्टडी की थी जिसमें एक ऑफिस में मेल्स फीमेल्स के ऊपर स्टडी करने के लिए उनको बुलाया था। उनको ये बोला था कि आपको जो चीज़ें रखी है ना उनकी लोकेशन याद करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उसकी लोकेशन याद करनी है। और उसमें देखा था कि वुमेन आउट परफॉर्म मैन इन बोथ कंडीशन, मतलब कि उस केस में जो वुमेन थी उनको वो सारी लोकेशन ज़्यादा बेटर याद थी मेल से। On the other study indicate that men are better at finding their way back to the physical location। अब दूसरी एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा था कि अगर हम फिजिकल लोकेशन ढूंढने की बात करें, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स वगैरह होते हैं, उस केस में मेल ज़्यादा बेटर कर लेते हैं। उनको ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन बेशक याद ना रहे, बट फिजिकली अगर उनको लोकेशन पूछी जाए कहाँ पे कैसे जाना है, तो उस केस में मेल्स की इंटेलिजेंस ज़्यादा बेटर काम करती है। तो ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग फाइंडिंग्स जो है वो दिखी थी इनके टेस्ट में। अब इसका रीज़न ये थोड़ा सा एवोल्यूशन के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि पहले वो हंटिंग करते थे, वो लोग जो मेल्स थे वो फॉरेस्ट वगैरह में घूमते थे, तो उनको हमेशा याद रखना पड़ता था कि उनका घर आने का रास्ता क्या है। तो वो जो टास्क उसका उनका उस तरह का था, इस वजह से उनको लोकेशन वगैरह याद करने की जो उनके अंदर जेनेटिक जो फैक्टर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, और वो ही पास ऑन होते गए धीरे धीरे, और इसलिए आज के टाइम पे भी ये चीज़ें मेल्स में ज़्यादा बेटर हैं। फिर आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आजकल ये कहा जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अकेडमिकली इंटेलिजेंट होना इज़ नॉट इनफ, आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, स्पेशली अगर आपको आज के टाइम पे सर्वाइव करना है और सक्सेसफुल होना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप जो है किसी की इमोशंस को जज कर सको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्लस्टर ऑफ ट्रेड्स और एबिलिटीज रिलेटिंग टू दी emotional side of life abilities such as recognizing and managing one's own emotion, being able to motivate oneself, retrains one's impulse, recognizing managing others emotions, handling interpersonal relationship। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, मैनेज करना, दूसरों के भी इम्पल्सिस को और इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके उनको भी मैनेज करना, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखना। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी आप कहीं काम करते हो, कहीं पे भी आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हो। और जो ये कर लेता है उसका जो कहते हैं कि मतलब जो लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको, क्योंकि वो दूसरों की इमोशंस को जज कर पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव कर लेते हैं। One psychologist, Daniel Goleman, has argued strongly that this other kind of intelligence is more important for a happy productive life than IQ। तो गोलमैन कह रहे हैं कि आपके IQ का चाहे कैसा भी हो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसा भी हो, पर आपका EQ ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको खुश रहना है और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। सो EQ डिफाइंस इट एज अ क्लस्टर ऑफ ट्रेड्स। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि EQ क्या होता है। तो जब आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो और रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दूसरों की इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो आप बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल होते हो। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट वंस ओन इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। तो अपनी इमोशंस को और दूसरों की इमोशंस को प्रोसेस कर पाना, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अंदर 5 कंपोनेंट आते हैं। नोइंग आवर ओन इमोशंस, मैनेजिंग आवर इमोशंस, मोटिवेटिंग आवर सेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स, हैंडलिंग रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज के टाइम पे हम लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं, कि अपने इमोशंस को पहचान के उनको कंट्रोल करना, मोटिवेट करना अपने आप को, अपने रिलेशंस को हैंडल करना, जो कि एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो सबके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने इमोशंस को खुद से पहचानना, उनको एक्सप्रेस कर पाना और ये समझ पाना कि अभी इस टाइम पे पर्टिकुलर आपको क्या इमोशंस है आपके अंदर, आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने फीलिंग्स को, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो वो एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए, आपको डील करना या आपका दूसरों के लिए डील करना। Some persons are highly aware of their own emotions and thoughts।
कुछ लोग तो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब पहचानते हैं और वो अवेयर होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, पर कुछ होते हैं जो बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्लियरली। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो उससे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उनकी इमोशनल क्या फीलिंग्स हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है मैनेजिंग आवर ओन इमोशंस, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो सक्सीड कर जाते हैं आगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो टेम्पर को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स में Thomas Edison, a famous inventor, once remarked, "Success is a 2% inspiration and 90% perspiration." मतलब इंस्पिरेशन तो 2% चल जाती है, लेकिन 98% तो काम ही करना पड़ता है ना हमें। परस्पिरेशन मतलब पसीना बहाना, काम करना। तो जब इंस्पिरेशन है और उसमें आपने मेहनत नहीं करी है, तो उसको आप मतलब हार्ड वर्क के बिना आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे, ये आपके ईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को हार्ड वर्क करने के लिए और अपने आप को अपना गोल अचीव करने के लिए कैसे मोटिवेट करोगे। फिर आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इमोशन, क्योंकि हमें दूसरों के साथ काम करना होता है तो दूसरों के इमोशंस को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के मूड को, इमोशंस को समझ लेते हो तो वो आपके फेवर में हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपने फेवर में करोगे तो आप अपने लाइफ में हाईली सक्सेसफुल हो सकते हो काफ़ी चीज़ों में। जैसे जो लोग सेल्स में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। लास्टली इज हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। हैंडलिंग रिलेशनशिप का मतलब है आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को कंट्रोल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, जिसको हम कई बार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, कि दूसरों के साथ डील करने में आप कितने अच्छे हो। तो उससे आपके रिलेशनशिप्स मेंटेन रहते हैं, आप टीम प्लेयर बन जाते हो, आप दूसरों के साथ काम करना सीख जाते हो। ये सब चीज़ें आपके ईक्यू में आती है, कैसे आप दूसरों के साथ अपने आप को मॉनिटर करते हो, किस तरह की कम्युनिकेशन है आपकी। तो ये सब से क्या होता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है जो आपकी, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस आईक्यू अच्छा है आपका लेकिन ईक्यू अच्छा नहीं है, तो आपके रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट भी चाहिए होती है दूसरों की। लेकिन अगर आपका ईक्यू बेटर है, चाहे आईक्यू कैसा भी हो, तो आपको हमेशा दूसरों की सपोर्ट मिलेगी और आप दूसरों को अपनी तरफ करके, अपने फेवर में करके सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंस थी ईक्यू की। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।